वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल की लंदन में मियां नवाज शरीफ से मुलाकात इस वक्त जारी है। मुलाकात हुसैन नवाज के दफ्तर में हो रही है। दफ्तर के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना है कि खान साहब की हुकूमत में महंगाई और कर्ज दोनों बढ़ गए। इमरान खान हुकूमत ने अपनी नाअहली की वजह से 20,000 अरब का कर्ज लिया। 74 साल तारीख का कर्ज जमा कर लें तो इसका 80% इमरान हुकूमत ने 3.25 साल में ले लिया। पाकिस्तान में महंगाई इस वक्त दुनिया के तीसरे नंबर पर थी। बड़े मुल्कों में जो इकोनॉमिस्ट ने ट्रैक किया था, अर्जेंटीना और टर्की के बाद खान साहब ने जो कर्ज लिया है 20,000 अरब रुपए का 3.25 साल में कर्ज लिया है। इसकी मिसाल ये है कि जो कर्ज 71 साल में लिया गया था लियाकत अली खान से लेकर नासिरुल मुल्क तक, उसका 71 साल में जो कर्ज लिया उसका 80% कर्ज इन्होंने 3.25 साल में ले लिया, 3.25 साल में ले लिया। टैक्स अभी तक उतने टैक्स टू जीडीपी उतना कलेक्ट नहीं किया जितना हम छोड़ के गए थे। अखराजात बढ़ गए। जो IMF से वादे किए थे, वादे वही जो लिख के दिए थे वो सारे वादे तोड़े हैं। कुछ जानबूझ के तोड़े हैं, कुछ नाअहली की वजह से तोड़े हैं। एक बड़ा इम्तिजाज है नाअहली और बदउनवानी का जो खान साहब ने तारीख रकम की है। लंदन के सियासी माहौल में आज गर्मा गर्मी नजर आएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़ों की आज लंदन में बड़ी बैठक है। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा मियां नवाज शरीफ से मिलेंगे। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगी। सदर, चेयरमैन सेनेट, गवर्नर पंजाब के ओहदों के लिए नामों पर मुशावरत होगी। वफाकी वज़रा नवीद कमर, शेरी रहमान, मुशीर कमर जमान कायरा भी लंदन पहुंच गए हैं। आपको बताएं कि लंदन के सियासी माहौल में आज गर्मा गर्मी नजर आएगी। पीपल्स पार्टी और नून लीग के बड़ों की आज लंदन में बड़ी बैठक है। बिलावल भुट्टो जरदारी वफ्द के हमरा मियां नवाज शरीफ से मिलेंगे। मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे होगी। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि तनकीद से फर्क नहीं पड़ता, कोई हमारे बारे में कुछ भी सोचे, मुल्क की खिदमत करते रहेंगे। अदालत का काम सबके साथ इंसाफ करना है। तनकीद करने वालों को कोई ना कोई तकलीफ पहुंची होती है। मजीद जानेंगे, अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। अमानत, बताइएगा समाअत का अहवाल। जी, सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63A की तशरीह से मुतालिक केस की समाअत कल सुबह 11 बजे तक मुलतवी की गई है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने समाअत की है। आज रजा रबानी ने अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं और दलाइल में उनका ये कहना था कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं उनकी सजा सिर्फ 30 फीट होना है, उनको नाअहल नहीं किया जा सकता। और मौजूदा जो साबका हुकूमत थी उसमें जो वजीर थे और जो वजीर आजम थे उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी के जो इकदाम हैं वो किए हैं और आइन की खिलाफ वर्जी की जा रही थी, जिस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने रिमार्क दिए हैं कि जब तक वो लोग जो आइन के साथ खड़े हैं हमें तनकीद करने वालों से फर्क नहीं पड़ता। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि अदालत जो है हमेशा इंसाफ फराहम करती रहेगी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि तारीख बताती है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा कुर्बानियां दी हैं और कुर्बानियां देने के बावजूद पीपल्स पार्टी जो है वो इदारों के साथ खड़ी रही है और पीपल्स पार्टी ने मस्बत तरीके से इदारों के साथ खड़े होकर अपना किरदार अदा किया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान का कहना था कि जब तक इस तरह के लोग जो कि आइन का साथ देते हैं वो अदालतों के साथ हैं तो अदालत हमेशा आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है और अदालत से इंसाफ फराम होता रहेगा। रजा रबानी ने आज अपने दलाइल मुकम्मल किए हैं, जिसके बाद तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर जो हैं उन्होंने अपने दलाइल का आगाज किया है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आर्टिकल 63A में जो सजा है वो नाअहली है। उनका ये कहना था कि पार्टी से मुनहरिफ अराकीन जो हैं उनको नाअहल होना चाहिए, जिस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल का ये कहना था कि क्या आइन में कोई सजा का तयन किया गया है कि कितनी होगी, जिस पर अली जफर का कहना था कि वो तमाम अदालती सवालात के जवाब देंगे। ताहम अभी वो आर्टिकल 63A में नाअहली से मुतालिक जो दलाइल हैं उस पर बात करेंगे। ताहम आज जो है उनके दलाइल मुकम्मल नहीं हुए। कल अली जफर जो है अपने दलाइल का दोबारा आगाज करेंगे और कल सुबह 11 बजे केस की समाअत का आगाज होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमानत गशकोरी, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। PTI अरकान के इस्तीफों को 10 रोज गुजर गए। साबिक हुक्मरान जमात के 1 दर्जन के करीब चेयरमैन कायमा कमेटियों के ओहदों पर ताहाल बराजमान हैं। ज़राए के मुताबिक इस्तीफों के साथ ही उनकी चेयरमैनशिप भी खत्म हो गई।
मगर सहूलियात ताहाल उन चेयरमैन के इस्तेमाल में हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं, पीटीआई अरकान के इस्तीफों को 10 रोज गुजर गए मगर तमाम तर सहूलियात इस्तेमाल कर रहे हैं। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैस, बताइएगा इस हवाले से। देखिए, ये चेयरमैन कायमा कमेटियों के जो ओहदे हैं, इनके हवाले से जो इस्तीफे के साथ ही इनकी चेयरमैनशिप भी खत्म हो गई थी मगर सहूलियात जो है ताहाल इनके पास हैं। कौमी असम्बली के चेयरमैन कायमा कमेटियों को 4 मुलाजमीन और गाड़ी फराहम की जाती है। कौमी असम्बली की मलकियत गाड़ियां ताहाल पीटीआई के मुस्तफी चेयरमैनों के इस्तेमाल में हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने गाड़ियों की वापसी के लिए जल्द इन तमाम साबिक चेयरमैनों व चेयरपर्सन से राब्तों का फैसला किया है। पीटीआई के मुस्तफी चेयरमैन व चेयरपर्सन से गाड़ियों और दीगर जरूरी सामान वापस लिया जाए और कौमी असम्बली का स्टाफ इनके इस्तीफों के साथ ही सेक्रेटेरिएट को रिपोर्ट कर चुका है। और पीटीआई के कौमी असम्बली के 12 से ज्यादा चेयरमैन कायमा कमेटियां इनके पास थी, जिसमें इम्तियाज चौधरी सिविल एविएशन, मुनज़्ज़ा हसन मौसमी तब्दीली, अमजद अली खान दिफा के चेयरमैन थे, इमरान खटक एनर्जी, फैजुल्लाह फाइनेंस, मलक एहसान टवाना खारजा अमूर, नजीब हारून हाउसिंग के चेयरमैन थे, अली जदून IT और राजा खुरम नवाज दाखिला और मुजाहिद अली जो है पार्लिमानी अमूर के चेयरमैन थे। जुनैद अकबर मनसूबाबंदी और साजिद खान तफरान के चेयरमैन थे। ताहाल इन चेयरमैन व चेयरपर्सन की जानिब से गाड़ियों की वापसी नहीं की गई। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट का ये कहना है। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुनहरिफ रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन डहर ने इमरान खान पर 28 मार्च को आइन तोड़ने और मार्शल लॉ का रास्ता देने का इल्ज़ाम लगा दिया। मुनहरिफ अराकीन के साथ मिलकर अदालत में केस करने का भी ऐलान कर दिया है। बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन उल मुल्क से। जी मोहसिन, बताइएगा मजीद क्या कहना है अहमद हुसैन डहर का? कौमी असम्बली के इजलास के बाद बागी रुकने कौमी असम्बली अहमद हुसैन डहर साहब मुल्तान से जिनका ताल्लुक हमारे साथ हैं। डहर साहब, इजलास भी हो रहे हैं, आप अपोजिशन बेंचेस पे भी बैठे हैं, आगे क्या समझ रहे हैं? पिछली हुकूमत और मौजूदा हुकूमत में क्या फ़र्क है? सबसे पहले तो सर मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यकन आबुदु व यकन नस्तईन। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज तक जिन्होंने हक के बारे में आवाज़ उठाई है उनको आप मुजाहिद कहते हैं और हमें आप बागी कहते हैं। तो या तो उनको बागी कहें या हमें मुजाहिद कहें। और दूसरी बात यह है कि मेरा सिर्फ कौम से और आपसे एक सवाल है। अहमद हुसैन डहर अगर MNA हो तो ये मुल्क ठीक है, अगर MNA ना हो तो मार्शल आ जाए। अगर मेरा नजरिया ये हो कि मैं MNA ना हूं और मार्शल आ जाए, आप मुझे क्या समझेंगे? मैं बागी हूं या गद्दार हूं? आप मुझे गद्दार कहेंगे? 9 अप्रैल की रात को मार्शल लॉ के लिए हालात किसने पैदा किए? क्या मार्शल लॉ उस रात मार्शल लॉ को दावत दे दी गई थी या नहीं दे दी गई थी? जो एक्शन उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने रात 12 बजे हमें मार्शल लॉ से बचाया है और जिन एस्टेब्लिशमेंट को दावत दे दी गई कि आप मार्शल लॉ लगाएं और एस्टेब्लिशमेंट्स ने मार्शल लॉ नहीं लगाया, क्रेडिट गोज टू एस्टेब्लिशमेंट, क्रेडिट गोज टू अपना सुप्रीम कोर्ट। लेकिन जिस तरह अहमद हुसैन डहर को आपने कहा कि अगर आप MNA न रहें और मार्शल लॉ आप चाहें लग जाए, फिर जिस तरह अगर कोई वजीर आजम ये चाहे कि मैं ना रहूं और मार्शल लॉ लग जाए, ठीक है, वजीर आजम की सोच थी या पीछे भी कोई? वजीर आजम ने ऐसे फैसले उस रात किए थे जिसकी वजह से मार्शल लॉ लग रहा था। कौन समझा रहा था पीछे? उनको समझाने की कोई जरूरत नहीं है, वो खुदकश बमबार हैं। उन्होंने हामिद अली खान को निकाला, उन्होंने मियां साजिद परवेज को निकाला, उन्होंने जहांगीर तरीन को निकाला, उन्होंने जिन्होंने उनका धरना अरेंज किया, सब कुछ किया था, उनको निकाला। किसी के साथ उन्होंने वफा की है? आज वो पाकिस्तान के साथ क्यों वफा करेंगे? तो जिस जिम्मेदार हैं सारे, बशीर भी है, उनके वज़रा भी हैं, वो उस रात प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं। सर देखें, जो करप्शन नीचे हो रही है, हम कहते हैं वजीर आजम ऑनेस्ट है, नीचे करप्शन हो रही है, क्या वजीर आजम उसके लायबल नहीं है? अब तो उनकी करप्शन वैसे ही नजर आ गई है, ये तोशा खाने वाली। अब तो वो दुल्हे नहीं ले दूध के रहे। और दूसरी बात यह है कि वजीर आजम ने की वजह से वहां पे उनके गलत फैसलों की वजह से मार्शल लॉ आ रहा था या नहीं आ रहा था? अगर मार्शल लॉ आ रहा था तो जो इस मुल्क में मार्शल लॉ लगाना चाहता है वो इस मुल्क का दोस्त कैसे हो सकता है? ये जो अवाम उनके पीछे भाग रही है, इन अवाम को ना कॉन्स्टिट्यूशन का पता है, ना रिवायात का पता है, ना इनको वैल्यूज का पता है, ना इनको ये पता है
कि हमारे मुल्क के साथ उस रात क्या जुल्म होने वाला था। आज मैं स्टैंड कर रहा हूं उस बात पे। तो उस पे आप जाएंगे, अदालतों में जाएंगे? ये सारी बातें जो कर रहे हैं, बड़े इल्जाम है, आप कह रहे हैं आइन तोड़ने के लिए मैं अदालतों में जाऊंगा और मैं अपने जो मेरे दोस्त हैं, मेरे जिनका जो हमारा पीटीआई डेमोक्रेटिक है, उनके साथ मशवरा करके हम सारे अदालतों में जाएंगे उस रात वाले इवेंट पे, क्योंकि उस दिन मार्शल लॉ लग गया था। अगर इदारे लगाना चाहते, हमने उन्हें रास्ता दे दिया था। जो मार्शल लॉ के लिए रास्ता दे दे वो इस मुल्क का मुखलिस नहीं हो सकता। जो इंडिया को कहे हमारे दोस्त हैं, इंडिया को कहे हमें उन पे फख्र है, और वहां हमारी कश्मीर में माएं बहनें शहीद हो रही हैं, वो हमारा हीरो कैसे हो सकता है? ठीक है, तो शाह महमूद कुरैशी साहब आपके बिल्कुल नेबर, और वो सारी लोगों ने तो लुटिया डबोई है इमरान खान की, इन्हीं लोगों ने तो लुटिया डुबई है। करप्शन की मिसालें वहां जा देखें मुल्तान। तो शाह महमूद साहब ने भी मशवरा दिया? सर मैं उनके दरमियान नहीं हूँ। मैंने 2 साल पहले एहतजाज किया, 2 साल पहले उनकी करप्शन पे, वहां के मिनिस्टरों की। मुझे शो कॉज नोटिस मिला, मैंने उसको फेस किया, मैं एक्सेनरेट हुआ। मैंने अपना सेक्रेटेरिएट के इशू पे, मुल्तान बनाने पे इस्तीफा दिया। मैं तो 2 साल पहले की जंग लड़ रहा हूँ। मुझे बागी बना दिया गया। मैं बागी नहीं हूं, मैं मुजाहिद हूं। मैं हक की जंग लड़ता हूं, मैं गरीब के लिए लड़ता हूं। मैंने अपने हलके में इंसाफ दिया है, मैंने लोगों को सुख दिया है। मैं हक की जंग लड़ता हूं, हक के साथ खड़ा रहूंगा जिंदगी में। पोजीशन लीडर कौन बनने जा रहा है? सर ये फैसले उनके हैं। मैं लालच वाला बंदा नहीं हूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना वजारत चाहिए, ना लालच चाहिए, ना कुछ चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ उस गरीब के लिए सुख चाहिए जिसके सर का कोई साईं नहीं है। ठीक है जी। अहमद हसन ढेर जो कि हमेशा से दबंग बोलते हैं, उनका कहना है कि वो ठीक है। बहुत शुक्रिया मोहसिन आपका। बागी रुकने असम्बली राजा रियाज कहते हैं, हमें बागी ना कहें, हम नाराज हैं। कौमी असम्बली में लीडर ऑफ अपोजिशन के मामले पर मुज़ाकरात कर रहे हैं। 24 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, GDA भी हमारे साथ अपोजिशन बेंचेस पर है। अपोजिशन बेंचेस पर नाराज अरकान की तादाद ज्यादा है। हुकूमत संजीदा है, अपोजिशन भी संजीदगी का मुजाहरा करेगी। इनकी तादाद ज्यादा है, बागी ना के नाराज लोगों की तादाद ज्यादा है, इसलिए ज्यादा उम्मीद ये है कि नाराज लोगों से अपोजिशन लीडर बने। जी इंशाल्लाह अपोजिशन में हम बैठे हैं, PTI के लोग हैं, GDA के लोग हैं। इंशाल्लाह मुज़ाकरात चल रहे हैं, जैसे ही मुज़ाकरात फाइनल हो गए इंशाल्लाह अपोजिशन लीडर बन जाए। नई हुकूमत की जानिब से आटा और चीनी मजीद सस्ती होने पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया है। शहरियों का क्या कहना है, ये जानेंगे अपने नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से, जो इस वक्त एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हैं। बसीम बताएगा। जैसे कि यूटिलिटी स्टोर्स पर रमज़ान पैकेज जारी है, और रमज़ान पैकेज में जैसे कि नई हुकूमत ने चीनी और आटे पे मज़ीद उसके रेट्स जो है वो कम किए। चीनी जो है वो तकरीबन 15 रुपये कम होकर अब 70 रुपये फ़ी किलो पर आ गई, और आटे भी जो हमने देखा था कि 475 पे 10 किलो का थैला था, वो अब 400 रुपये पे फ़रोख्त किया जा रहा है। लाजमी शर्त है शनाख्ती कार्ड की। इस वक्त मैं एक यूटिलिटी स्टोर पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो शहरी हैं उनसे जानते हैं। आप भी बताएं कि आटा और चीनी सस्ता हो गया, क्या कहेंगे? दस्तयाब है, आपको मिल पा रहा है, नहीं मिल पा रहा है, क्या कहेंगे? मिल पा रहा है, अल्लाह का शुक्र है, मिल पा रहा है। जब शार्ट होता है, सबके पास शार्ट होता है, यहाँ तो अल्लाह का शुक्र है, हम जब भी आते हैं मिल जाते हैं आराम से, सुकून से। खरीदार इनका कहना है कि चीनी और आटा जो सस्ता हुआ है वो एक खुशाइन बात है। ताहम इनका ये कहना है कि आटा और चीनी इस यूटिलिटी स्टोर्स पर दस्तयाब है, लेकिन कुछ जो ज़राए उनका ये बताना है कि मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स पर जो है वो आटा और चीनी की जो सप्लाई है वो मुकर्रर वक्त पर नहीं हो पाती है। बहुत शुक्रिया बसीम इफ्तिखार।